प्रधानमंत्री बड़े खुश हो रहे थे कि उपराष्ट्रपति का हमारा कैंडिडेट बड़े आराम से जीतेगा, शान से जीतेगा, लेकिन गडकरी जी ने रायता बिखेर दिया। गडकरी जी के आखिर खड़गे साहब के साथ सुर ताल क्यों मिला रहे हैं और संघ क्या चाहता है भाजपा अध्यक्ष के लिए, अमित शाह के लिए क्यों ऐसे कांटे बोए जा रहे हैं? तमाम तीखे तीखे सवालों के साथ अभय दुबे जी हाजिर हैं। ले चलता हूं आपको, प्लीज 4 PM ज्वाइन को 4 PM यूपी को पहले ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर चलते हैं अभय दुबे जी के 4 PM न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय दुबे जी आपका। चुनाव भली भारतीय जनता पार्टी जीत गई उपराष्ट्रपति पद का, लेकिन कभी कभी आजकल प्रधानमंत्री जी परेशान हो जाते हैं। एक तस्वीर ऐसी आ जाती है, एक खबर ऐसी आ जाती है जो उनको बेचैन कर देती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसे ही हुआ कि खड़गे साहब आए और नितिन गडकरी का हाथ पकड़ लेते हो, और वो तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पे छा गई कि नितिन गडकरी का हाथ इस तरह खड़गे साहब क्यों पकड़े हुए हैं। गडकरी जी ने पिछले दिनों जिस तरह के बयान दिए थे, वो बयान बड़े असहज करने वाले थे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और गुजरात लौकी को। और अगर मैं बात करूं कि 2014 के बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मोदी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ पकड़कर उस जगह पर ले आए जहां पे प्रधानमंत्री भी मौजूद होते हैं, वोट डालने आए थे, सारी कैबिनेट में होती है मीटिंग। ये जो हाथ पकड़ा गया है आज, इस हाथ के साथ का मतलब क्या है और उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए की जीत का राजनीतिक अर्थ क्या निकलता है? अभय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, मैं तो आपकी बात के ऊपर अपनी अनुक्रिया यहीं से शुरू करूंगा कि हाथ पकड़ना कोई अनायास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हों, सामने से उन्हें गडकरी दिख गए हों और फिर गडकरी ने उन्हें देख लिया हो और दोनों के मन में ये विचार पैदा हो क्यों ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के और अपने अपने याराने को दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ें। ये अनायास नहीं है, ये नहीं है। ये मेरा तो मानना ये है कि ये एक तरह की एक तरह का संकेत है जो कि दिया जा रहा है, क्योंकि गडकरी भी जानते हैं कि इस तरह हाथ पकड़ के चलने का क्या मतलब निकाला जाएगा। खड़गे भी जानते हैं कि इस तरह का हाथ पकड़कर चलने का क्या मतलब निकाला जाएगा। कोई खड़गे और गडकरी दोनों महाराष्ट्र के तो है नहीं, ना खड़गे कर्नाटक के हैं, ना गडकरी कर्नाटक के हैं और ना ही खड़गे महाराष्ट्र के हैं। दो अलग अलग प्रांतों के हैं, अलग अलग सामाजिक समूह से आते हैं। खड़गे दलित नेता हैं, गडकरी ब्राह्मण नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं। खड़गे सारी जिंदगी कांग्रेस के अंदर रहे हैं। कोई दोनों में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो उसको परस्पर व्यापी या ओवरलैपिंग कहा जा सके, मतलब ऐसा कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि दोनों में कहीं ना कहीं इस बात की सहमति थी कि आज उन्हें इस तरीके से जाना है, इसलिए दोनों एक निश्चित दिए हुए समय पर, मतलब मेरा ये आकलन है, निश्चित दिए हुए समय पर मिले, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आपस में बातें करते हुए जहां वोट पड़ रहे थे उपराष्ट्रपति के, वहां पर गए। ये इस बात का सूचक है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्रियों में नितिन गडकरी स्वयं, राजनाथ सिंह जी नंबर 2, नंबर 3 अमित शाह, और किसको आप और लेंगे? आप पीयूष गोयल को मान सकते हैं कि वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन हालांकि मैं उन्हें इस श्रेणी में नहीं मानता। मैं मानता हूं कि उससे वो कहीं नीचे हैं। तो ये जो 3 मंत्री हैं, और हालांकि बड़ा मंत्रालय तो निर्मला सीतारमण के पास भी है, लेकिन मैं उनको जो मंत्रिमंडल की हायरार्की है, मंत्रिमंडल का जो पदानुक्रम है, उसमें मैं नहीं मानता हूं कि वो, अगर कोई बड़ा प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता वित्त मंत्री, तो मैं मानता कि वो भी उस श्रेणी में है। और विदेश मंत्री जयशंकर तो बहुत ही नीचे हैं कैटेगरी में, उनकी तो कोई कैटेगरी नहीं है। मैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 3 मंत्री ही बड़े हैं। और इसमें जो आज गडकरी ने दिखाया है, कोई नहीं कह सकता कि कल उस तरह की गतिविधि या इससे मिलती जुलती गतिविधि या इस तरह के इशारे करने की गतिविधि राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी दिखाई पड़े। कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल उसकी वजह इसको मैं 4 PM पे एक आध बार पहले भी कह चुका हूं। देखिए, जब से 2024 के नतीजे आए हैं और नरेंद्र मोदी ने बहुमत खोया है, और नरेंद्र मोदी खुद ही इसको भाजपा की सरकार न कहकर, आपको याद होगा जो उनका भाजपा दफ्तर में
स्वागत समारोह हुआ था चुनाव नतीजों के तुरंत बाद, जिसमें वो खिसियानी हंसी हंस रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि ये एनडीए सरकार है। नरेंद्र मोदी का ही कहना था, उन्होंने एक बार भी अपने भाषण में नहीं कहा था कि बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है, ये नहीं कहा था। खुद उनके मुंह से ही बार बार निकल रहा था कि ये एनडीए सरकार है। तो उसके बाद से आप देखिए कि पूरा का पूरा एनडीए का जो संचालन है, जो 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 भागीदार दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ जो जोड़ बाकी गुड़ा भाग करना है, उनके साथ जो समन्वय करना है, वो समन्वय ना अमित शाह के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, वो समन्वय राजनाथ सिंह जी के पास है। जो उनकी बैठक भी होती है वो राजनाथ सिंह जी के घर पे होती है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जिस बैठक में नहीं जाना चाहते हैं, उस बैठक को अमित शाह नहीं संबोधित करते हैं, उस बैठक को राजनाथ सिंह संबोधित करते हैं। जो जिन सर्वदलीय बैठकों में नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं, वो राजनाथ सिंह उनको संबोधित करते हैं। तो राजनाथ सिंह सरकार में नंबर 2 पर आ गए हैं। और देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे, उससे पहले उस वक्त राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष थे और उसके ठीक पहले नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी के उभरने से पहले जो 2 बड़े नेता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के, उसमें एक का नाम था राजनाथ सिंह, दूसरे का नाम था नितिन गडकरी। और संघ ने मोदी जी की तमाम नापसंदगी के बावजूद इन दोनों को लगातार मंत्रिमंडल में बनवाए रखा, मंत्रिमंडल में रखा। और अगर आज सुषमा स्वराज होती तो वो भी इस कैटेगरी में आती, इसी लिस्ट में आती, भले ही मोदी ने उनका कितना भी महत्व कम कर दिया हो, लेकिन वो संयोग से है नहीं। उनकी जगह जो बंदा आया है एस जयशंकर, उसकी कोई मैं नहीं समझता उसकी कोई अहमियत है राजनीति में। वो एक टेक्नोक्रेट है, वो एक ऐसा टेक्नोक्रेट है जिसने अपनी क्षमता दिखाने की बजाय अक्षमता ही दिखाई है और सरकार को परेशानी में ही डाला है। लेकिन मोदी जी की एक शैली है, वो किसी आदमी को एक बार मंत्रिमंडल में ले लेते हैं तो आसानी से उसको हटाते नहीं है, जब तक कि वो उनके खिलाफ ही क्यों ना चला जाए। तो जयशंकर ऐसा तो करते नहीं है, इसलिए जयशंकर अपनी तमाम अक्षमताओं और तमाम सारी विदेश मंत्री के तौर विफलताओं के बावजूद मंत्रिमंडल में बने हुए। तो मेरा कहना यह है कि ये एक संकेत है गडकरी का मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाना, कि नरेंद्र मोदी का अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ऊपर पहले जैसा नियंत्रण नहीं है। सब लोग उनके रुतबे में नहीं है, उनकी ताबेदारी में नहीं है। एक स्वतंत्र मंत्रिमंडल के भीतर सत्ता का एक स्वतंत्र आधार बन रहा है, एक ऐसा आधार बन रहा है सत्ता का जो नरेंद्र मोदी की पहुंच से बाहर है। एक और बहुत बड़ी खबर चल रही है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है, हर ऐसे व्यक्ति को बनवाना चाहते हैं जो कि दरअसल अमित शाह का प्यादा है। जितने नाम वो पेश करते हैं मोहन भागवत के सामने या दत्तात्रेय होसबोले के सामने पेश करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं तो नहीं तो अमित शाह का प्यादा है। तो ऐसा सुनने में आया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी के कान में ये बात कह दी है कि भाई या तो अमित शाह को आप दिल्ली से हटा दीजिए, उनको गुजरात भेज दीजिए, गुजरात में जो चाहे वो तिकड़म करें, जो चाहे कलाबाजियां खाते रहें, जिसको उठाएं बैठाएं वो अलग बात है। और अगर अमित शाह दिल्ली में रहेंगे तो फिर अध्यक्ष वो नहीं बनेगा जिनके नाम आप दे रहे हैं, फिर अध्यक्ष का नाम हम तय करेंगे, वो बनाना पड़ेगा। ये तो पेच फंसेगा। हाँ, ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, इस बात को लेकर अमित शाह के मन में भी काफी खुन्नस होगी कि संघ ने ऐसी बात कह दी है। और संघ ने अगर ऐसी बात कह दी है तो मोदी जी भी कोई इस बात को मुंह पे सरसंघ चालक के मना तो कर नहीं सकते कि भाई आप हटिए, हम आपकी बात नहीं मानते। हाँ, ये तो कहेंगे। हाँ, वो तो नहीं कह सकते, चुपचाप सुन के चले आए होंगे, ना हाँ कहा होगा ना कहा होगा। तो बात जिच फंसी हुई है, मामला फंसा हुआ है। और ये सारी की सारी जो सार्वजनिक अभिव्यक्तियां हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, वो इसी की तरफ इशारा करती है। देखिए, आमतौर पर नेताओं के बीच में व्यक्तिगत स्तर पर कोई बहुत ज्यादा ऐसी नाराजगी नहीं होती है। संसद में जब लोग बैठते हैं तो साथ साथ बैठ कर चाय पीते हैं, तो आपने ऐसे चित्र देखे होंगे कि मोदी जी सामने बैठे हुए,
सामने मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, बगल में कोई और बैठा हुआ है, अमित शाह बैठे हुए, सब लोग अपना चाय पी रहे हैं और समोसा और बिस्कुट खा रहे हैं और हंस रहे हैं। इस तरह का आपको बहुत चित्र, मैंने खुद देखे इस तरह के चित्र। लेकिन एक ऐसे मौके पर जो कि राजनीतिक प्रतियोगिता का मौका है, जहां पर एक दूसरे के सांसद तोड़ने की कोशिश हो रही है आत्मा की आवाज के नाम पर। वो भी आत्मा की आवाज को अपील कर रहे हैं, ये भी आत्मा की आवाज को अपील कर रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी का कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में हाथ पकड़ कर चलना वो बताता है कि अब नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता की बागडोर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से 2024 से पहले थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि पहले जैसी स्थिति नहीं है, और एक चीज और खतरनाक ये हो रही है कि अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। लेकिन जो एनडीए की पार्टी है उसमें चंद्रबाबू नायडू बताया जाता है कि बात से बड़े खफा हैं कि जगन मोहन रेड्डी से संवाद स्थापित किया गया। जगन मोहन रेड्डी को मनाया गया कि भाई वोट करो। अब चंद्रबाबू नायडू की आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन तो जगन मोहन रेड्डी है। तो एक मयान में दो तलवारें। तो अभी तो आपने जीत हासिल कर ली, लेकिन अगर जगन बाबू इतने नाराज रहे, ऐसी हालात में रहे, तो क्या लगता है अभय जी इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं? एनडीए की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव से ही नहीं, मेरे ख्याल से उससे काफी पहले से मोदी जी के साथ में एक तरह की सौदेबाजी कर रहे हैं। उस सौदेबाजी में उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, ये ठीक ठीक अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये पता चल गया है कि एक सौदेबाजी हो रही है उनकी तरफ से, और मोदी जी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए उनकी मांग को टाल रहे हैं। जाहिर है कि इस तरह की चीजें बहुत देर तक आप चंद्रबाबू नायडू जैसे व्यक्ति को बहुत देर तक टालू मिक्सचर नहीं पिला सकते। वो फिर आखिर में किसी बात पर अड़ेंगे कि ये होगा, तो वो इस वक्त वो कर सकते थे, उपराष्ट्रपति के चुनाव पे अपनी उस मांग पर अड़ सकते थे। लेकिन जब इन्होंने वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस को भी पटा लिया, बीजू जनता दल को भी पटा लिया, बीआरएस भारत राष्ट्र समिति को भी पटा लिया, उन दोनों ने कहा कि ठीक है हम एब्सटेन कर जाएंगे, और उन्होंने कुछ एनडीए के महाराष्ट्र के कुछ सांसद भी तोड़ दिए। हम जानते हैं कि 14 सांसदों ने पाला बदल के वोट किया है, उनको सांसद भी उन्होंने तोड़ लिए। तो उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू को जो चंद्रबाबू नायडू सोचते थे कि इस मौके पे वो सौदेबाजी कर लेंगे, वो नहीं कर पाए। अब चंद्रबाबू नायडू किसी दूसरे मौके की तलाश में रहेंगे जब वो मोदी का हाथ पकड़ के कह सकें कि भाई अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम्हारा हाथ हम ऐंठ देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो राजनीति की बात रही। अब मैं जरा आपको लेके चलता हूँ पड़ोस के देश नेपाल पर। जिस तरह से की बात होगी, हाँ, वो भी राजनीति की बात है। लेकिन मैं बांग्लादेश से शुरू करता हूँ और फिर नेपाल तक आता हूँ। जैन जी, मतलब जो 18 से 30 साल के नौजवान हैं, उनका ये एक बड़ा आंदोलन था। जिस तरह से मंत्री लोग निकाले गए, पीटे गए, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी मरणासन हालत में है, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, संसद में आग लगा दी गई, संसद भवन में, और गोदी मीडिया का एक दफ्तर फूंक दिया गया। तो ये जो आंदोलन है, ये इस तरह दुनिया के कई देशों में ये आंदोलन इस तरह के खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया को बंद करने की बात पे आंदोलन खड़ा हो गया। भारत में कभी ऐसा होगा नहीं क्योंकि भारत गांधी जी के देश का है, लेकिन यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की कोशिशें तो कम नहीं की गई। ब्रॉडकास्ट बिल लाने के जो तैयारियां थी, वो तैयारी ऐसी थी कि हम और आप जैसे लोग सरकार की आलोचना में एक शब्द बोल ना पाए। तो ये जो विपक्ष का नेपाल का आंदोलन है, इसके अर्थ क्या क्या निकलते हैं भारत के संदर्भ में? देखिए संजय जी, आप इस बात को समझिए, ये बात सही है कि भारत एक अलग केस है, अलग तरह का दुनिया है भारत की, अलग तरह की भारत का लोकतंत्र है, उसकी परंपरा अलग तरह की है। भारत में सत्ता और समाज में जो जनता के संबंध हैं, जो पार्टी सिस्टम है, भारत की दलीय प्रणाली है, वो अलग तरह की है। इसलिए जैसा साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में हो रहा है, वैसा भारत में नहीं होगा। लेकिन ये मानना कि हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा तो श्रीलंका के तमाम
जो सत्ताधारी थे वो मानते थे कि हमारे यहाँ कभी नहीं हो पाएगा ऐसा? क्या वो सही बात। मानते थे? क्या शेख हसीना ये मानती थी कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाएगा? नहीं मानती। या ये ओली प्रचंड और शेर बहादुर देववा, ये जो अदल बदल करके पिछले पिछले 10-15 साल से प्रधानमंत्री पद का सत्ता सुख भोग रहे थे, आप ऐसा लगता था आपसी साठगांठ हो, अब तुम विपक्ष में बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, ठीक है, आगे इतने दिनों बाद तुम इधर आ जाना, हम उधर उधर हो जाएंगे। ये लोग भी मानते थे कि ऐसा नहीं होगा। कभी कभी नहीं मानते। लेकिन ऐसा श्रीलंका में भी हुआ, ऐसा बांग्लादेश में भी हुआ, और ऐसा नेपाल में भी हुआ। श्रीलंका में आर्थिक विफलता के कारण हुआ, बांग्लादेश में आर्थिक विफलता नहीं थी। बांग्लादेश में तो टेक्सटाइल जो सेक्टर था वो इतना बूम कर रहा था कि बांग्लादेश का जीडीपी जो है वो आबादी के अनुपात में भारत से बेहतर था। लेकिन वहां भी हुआ और श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। तीनों में एक जो बात समान है वो ये है कि तीनों जगह लोकतंत्र की किल्लत थी, यानी लोकतंत्र की कमी थी। जितना लोकतंत्र होना चाहिए था वो नहीं था, और परिस्थितियां अलग अलग थी, नेता अलग अलग थे, जनता का रवैया अलग अलग था। तीनों जगह एक और बात समान थी कि सब जगह, चाहे आप जैन जी कहें या कुछ कहें, मुख्य तौर पर युवाओं ने बगावत की थी। श्रीलंका में भी बगावत का स्टाइल यही था कि वो सत्ताधारी जो किले थे उनमें उनको तोड़ के घुस गए थे अंदर उसके। वही सब तीनों जगह हुआ। बांग्लादेश में भी यही हुआ और नेपाल में भी यही हो रहा है। अच्छा, आप भारत को देखिए, बहुत से इन तमाम विद्रोहों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भारत पर हूबहू वैसी की वैसी ही लागू होती हैं। भारत के जो पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में भी सोशल मीडिया पे आता है कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन का बच्चा जो है वो अरबों कमा रहा है, ये सब आ रहा है, सब उनमें मौज मस्ती की दुनिया है। मतलब जो है यही तो नेपाल में हो रहा था। सोशल मीडिया पे वही आ रहा था कि भाई ये जो पॉलिटिशियंस के राजनेताओं के बच्चे हैं ये क्या क्या ऐश मौज मजा कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, वो सब आ रहा था। और वहां पर तो हेकड़ी की हालत ये थी कि वो उल्टे लिखते थे कि हमारे बाप ने कमाया है, हम मौज कर रहे हैं, तुम्हारे बाप ने नहीं कमाया, अब तुम क्यों रो रहे हो, ये लिखते थे उल्टे सोशल मीडिया पे उसके जवाब में। सही बात है। और जो ओली साहब थे उन्होंने फेसबुक से कहा था कि मेरे खिलाफ जितने भी पोस्ट हों इस तरह की, मुझे पहले बता दो उसके बारे में। क्या समझे आप? तो पहले अलर्ट कर दो। नहीं, हमारा रवैया हम ये नहीं करते कि हम आपके खिलाफ पोस्ट आए तो पहले हम आपको इन्फॉर्म करें, उसके आपसे पूछ के हम उन पोस्ट को जो है वो डालें उसके ऊपर, अनुमति दें। मतलब ये हम नहीं मानते, ये हम नहीं करते। क्योंकि ओली साहब की बात नहीं मानी गई थी, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया पूरे विद्रोह का। लेकिन ये विद्रोह मैं नहीं मानता हूं कि ये अकस्मात हुआ है, ये नियोजित विद्रोह है। देखिए, बांग्लादेश का विद्रोह भी नियोजित था, श्रीलंका का विद्रोह भी नियोजित था। आप माने या ना माने, मैं तो यही मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि असंभव है कि भाई एक दिन छात्र निकलते हैं तब वो कुछ काम करते हैं, 20 लोग उस दिन मारे जाते हैं, दूसरे दिन फिर निकलते हैं और फिर वो नियोजित तरीके से जगह जगह आग लगाते हैं। उनको पहले सब पता है किस नेता के पास कौन सी बिल्डिंग है, किस नेता के पास कौन सा कॉलेज है, किस नेता कौन सा 5 स्टार होटल है, कौन सा पेट्रोल पंप किस नेता का है। वो बाकायदा ज्वलनशील पदार्थ लेकर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर जाते हैं और उन जगहों पर आग लगाते हैं। उन्हें पता है कौन नेता कहां से भाग रहा है। जिस तरह वित्त मंत्री को उछल के लात मारी गई, जब वो भाग रहे थे वित्त मंत्री, तो एक आदमी आता है उछल के उसमें लात देता है, वो गिर पड़ते हैं, फिर उन्हें घसीट के दौड़ा के उन्हें पीटा जाता है। ये सारी चीजें तब तक नहीं हो सकती भाई, भीड़ तो, क्योंकि ये अनियंत्रित भीड़ का काम नहीं है। उस भीड़ के अंदर कुछ नियंत्रित लोग भी थे, उस भीड़ के अंदर कुछ लोग थे जिनके पास एजेंडा था कि हमें ये काम करने हैं, और वो उस तरीके से सारा काम किया गया। मैं इस बात को मानता हूं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाया नहीं जा सकता था अगर अमेरिका ने नियोजित तौर पे, मतलब जो है, इन सब कामों को अंजाम न दिया होता। अब आप देखिए इस नेपाल के इस विद्रोह में 2 लोग जिनका नाम आ रहा है कि यही लोग आगे जाके काम चलाऊ प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे। एक तो वो है जो कि उप प्रधानमंत्री थे, जिनको बाद में जेल में डाल दिया गया था, उनको जेल तोड़ के आंदोलनकारियों ने छुड़ा लिया है, नाम मैं उनका भूल रहा हूं।
दूसरे वो हैं शाह, बालेन शाह, जो कि काठमांडू के मेयर हैं, जो पहले रैपर थे। रैपर के तौर पर जब उन्होंने काठमांडू का चुनाव जीता, मेयर का चुनाव जीता, उन्हें 1 लाख वोट मिले, निर्दलीय चुनाव लड़े वो। उसके बाद में अमेरिकी मीडिया ने उनको नेपाल के भविष्य के नेता के तौर पर 2-2.5 साल पहले ही स्थापित कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, टाइम्स मैगजीन ने, सबने स्थापित कर दिया था। उनको नेपाल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति करार दे दिया गया था, 2 साल पहले ही करार दे दिया गया था उनको। और जो बंदा जेल तोड़ के छुड़ाया गया है वो अमेरिका से ही आया था पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए, अमेरिका में रहता था पहले वो। हाँ। और आते ही उसको बड़ा नेता बना दिया गया और उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया था उसको, बाद में जेल हो गई। हाँ, मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, दूसरे ये तमाम छात्र जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और उस पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोऑपरेटिव घोटाले में भाग लेने का आरोप लगा था। यानी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा होने के बावजूद आज वही छात्र जो है उसको छुड़ा रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका कहीं ना कहीं अमेरिका से संबंध है, और वो इन सब लोगों को अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही हैं। अच्छा, चीन को आप देखिए, ये ओली साहब तो अभी चीन में, जहां मोदी जी गए थे संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने में, ओली साहब भी वहां मौजूद थे। वहां से आते ही इनका बैंड बज गया। वहां से आते ही 2 लोगों, अच्छा, अभी वो जापान के प्रधानमंत्री जो थे वो भी वहां होके आए थे, उनका भी बैंड बज गया। तो ये जो है पूरा मामला है, इस मामले को मेरा मानना है कि अमेरिका आज भी इतना ताकतवर है कि वो छोटे मोटे देशों में तो अपनी मर्जी के मुताबिक सत्ता परिवर्तन करवा देता है। भारत जैसे बड़े देश में उसके लिए ऐसे इतनी मर्जी के मुताबिक सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ की राजनीति अलग तरह की है। वहां एक को पकड़ोगे दूसरा आपकी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में अमेरिका भारत की राजनीति को भी प्रभावित करता है और अपने हिसाब से चलाने में सक्षम है। बिल्कुल ठीक बात है। पूरी दुनिया का भूगोल बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत। थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, आपको कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। थैंक यू।